दोस्तों, कभी कभी इंसान ऐसा कुछ करता है, ऐसी हरकत करता है जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार ज़माना इतना एडवांस हो चुका है, साइंस कितनी आगे निकल चुकी है, एजुकेटेड हैं लोग और उसके बावजूद भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। काला जादू टोना, बलियों में विश्वास रखते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। मुझे उम्मीद है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ऊपर वाले से मैं यही मांगूंगा, प्रार्थना है, दुआ है कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चेन्नई की हलचल भरी गलियों में सिल्वराज एक लड़का है जो अपनी माँ पद्मा को रोज फोन करता है। ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी आवाज़ सुनना उसके लिए एक डेली रूटीन था। मतलब जैसे इंसान रोज खाना खाता है, वो अपनी माँ को फ़ोन करता था, उनकी आवाज़ सुनता था। लेकिन आज कुछ अलग बात थी। फ़ोन की घंटी बज रही थी, बार बार बज रही थी, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं था। एक बार, दो बार, कई बार उसने कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं। सिल्वराज का दिल जोर से धड़कने लगा कि ऐसा क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है वो। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। उसकी माँ जो हमेशा समय पर फ़ोन उठाती थी, आज अचानक कहाँ चली गई। टेंशन में डूबा सिल्वराज अपनी आंटी पलानी अम्मा को फ़ोन करता है, जो माँ के घर के पास ही रहती है। आंटी प्लीज़ माँ को चेक करिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। पलानी अम्मा तुरंत सिल्वराज की माँ के घर पहुंची, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। घर खाली था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। माँ गायब थी। ना कोई सुराग, ना कोई संदेश, बस था तो एक सन्नाटा जो बहुत सारे सवाल लिए हुए था, बहुत सारे सवालों की गूंज छोड़ गया। सिल्वराज की दुनिया जैसे उलट पलट हो चुकी थी। आखिर माँ थी। वो सोचने लगा कि क्या हुआ, अचानक माँ कहाँ चली गई। उसने तुरंत पुलिस से कांटेक्ट किया, वहाँ पर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। चेन्नई में उसकी नई नई नौकरी शुरू हुई थी, कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन माँ की गुमशुदगी ने उसे वापस वहीं खींच लिया। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही एक सुराग मिला उन्हें। सुराग था मोहम्मद सैफी। सैफी जो शेनॉय रोड पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। ये आखिरी शख्स था जिससे उसकी माँ पद्मा की बात हुई थी। पुलिस सैफी के रेस्टोरेंट पहुंचती है, लेकिन जैसे ही सैफी ने पुलिस की गाड़ियां देखी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया और वहां से भागने लगा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया। पुलिस को शक हो गया कि इस आदमी को कुछ तो पता है। पुलिस को तो थोड़ा सा ही सुराग मिलना चाहिए, आप जानते हैं कि पुलिस कैसी होती है। एक रोमांचक पीछा करने के बाद सैफी पकड़ा गया और फिर उसने जो बोला उसको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ दो और लोग थे, दो आदमी और थे उसके साथ। सैफी की कांपती आवाज में ये कबूलनामा पुलिस के लिए एक नया दरवाजा खोलकर चला गया। ये कोई सुराग गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये एक ऐसी साजिश थी जिसने केरल के सबसे खौफनाक मानव बलि कांड को उजागर कर दिया, सबके सामने उजागर किया। कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ चली जाती है। सैफी की बातों ने पुलिस को एक मॉडर्न पढ़े लिखे डॉक्टर दंपति भगवत सिंह और लैला सिंह की ओर मोड़ दिया। जी हाँ, वहां इशारा किया इस कहानी ने। यह कपल अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। दोनों डॉक्टर सोशल मीडिया पर एक्टिव, हमेशा मुस्कुराते हुए उनकी फोटो लोग देखते थे, नई नई फोटो वो डालते थे। लोग उन्हें एक आदर्श जोड़ी भी मानते थे, इंस्पायर होते थे उनसे बहुत। लेकिन घर की चार दीवारी के पीछे क्या चलता है ये किसी को नहीं पता था। उनके घर के चार दीवारी के पीछे छुपी थी एक भयानक सच्चाई। पिछले कुछ सालों से भागवत और लैला भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनके पास ना तो कोई रास्ता था, ना कोई उम्मीद। तभी भागवत की जिंदगी में फेसबुक के जरिए श्रीदेवी नाम की एक महिला आती है। 2 साल तक चैट, बातें और भागवत से अपनी सारी परेशानियां श्रीदेवी के साथ शेयर हुई। श्रीदेवी ने बताया कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसी समस्याएं थी पहले, लेकिन एक शख्स ने उनकी ऐसी मदद की कि उसके बाद उनके दिन पलट गए। और वो शख्स था, जी हाँ, मोहम्मद सैफी। सैफी ने भागवत और लैला से मुलाकात। उसने दावा किया कि उनकी सारी परेशानियों को वो ऐसे करके छू कर देगा और वो होगा काला जादू के जरिए। कोई तुम्हारे दुश्मन ने तुम पर जादू कर रखा है, सैफी ने गंभीरता से कहा। लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगा, घबराओ मत, इसके लिए एक खास रस्म करनी पड़ेगी। सैफी का प्रस्ताव सुनकर भागवत और लैला के होश उड़ गए। उसने कहा, इस रस्म में लैला को मेरे साथ सोना होगा और भागवत तुम्हें इसे देखना होगा। यह सुनकर कोई भी समझदार इंसान समझ जाएगा, वो सवाल उठाएगा। लेकिन आर्थिक तंगी और हताशा ने उसके दिमाग के उसको सुन कर दिया, उसे कुछ समझ नहीं आया।
दोनों ने हामी भी भर दी। देखिए कितने बेवकूफ़ होते हैं लोग। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सैफी ने अगला कदम और भी भयानक बताया, मानव बलि। उसने कहा कि अगर वे अपनी समस्याओं से पूरी तरह से छुटकारा चाहते हैं तो उन्हें एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी, और अगर उन्हें कोई उपयुक्त व्यक्ति ढूंढने में दिक्कत हो तो सैफी खुद उनकी मदद करेगा, वो इंतजाम कर देगा। बस एक मोटी रकम चाहिए। जी हाँ, यहां पे आता है पैसा। तब भी उन्हें समझ नहीं आया। सैफी ने अपने रेस्टोरेंट के जरिए कई महिलाओं से कांटेक्ट किया था जो लॉटरी टिकट बेचने का काम करती थी। उसमें से एक थी रोशनी। सैफी ने रोशनी को लालच दिया एक एडल्ट वीडियो शूट के लिए 10 लाख रुपए। रोशनी जो रोज मुश्किलों से 1000-1500 रुपए कमाती थी, उसके लिए तो ये रकम आप समझ लीजिए, एक गरीब आदमी के लिए ये रकम जी हाँ खजाने से कम नहीं होती। उसने तुरंत हाँ बोल दी। सैफी उसे भागवत और लैला के घर ले गया। यहां रोशनी को बेड से बांध दिया गया। उसे लगा कि ये ठीक है, वीडियो शूट हो रहा है, ऐसे ही होते हैं इस तरह के वीडियो। लेकिन जैसे ही सैफी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, रोशनी को समझ नहीं आया ये क्या हो गया। उसे सब कुछ गड़बड़ लगी। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन तभी लैला ने उसका गला काट दिया। रोशनी की लाश को घर के बैकवर्ड में दफना दिया गया। पहली बलि के बाद भागवत और लैला को कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर होने के बावजूद भी उनके दिमाग ने उनको उनको समझाया नहीं कि भाई ये सब क्या है, ये बकवास है। इतने एजुकेटेड होने के बाद कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? किसी बेवकूफ आदमी पे भरोसा कैसे कर सकता है? उनकी जिंदगी वैसी ही थी। सैफी ने कहा काला जादू बहुत मजबूत होता है, अब तो एक और बलि देनी पड़ेगी। और फिर सैफी ने उसी सर्कल में जाकर दूसरा शिकार ढूंढा। जी हाँ, वो थी पद्मा, सिद्धराज की मां। पद्मा को भी वही झूठा लालच दिया गया 10 लाख रुपए का। सैफी उसे भागवत और लैला के घर ले गया। वहां फिर वही सब कुछ हुआ जो पहले रचा गया था। पद्मा का गला काट दिया गया और इस बार सैफी ने उसकी लाश के साथ और भी घिनौनी हरकत की जो अब सोचकर आपका दिल दहल जाए। उसके शरीर से उसने खून निकाला और पूरे घर में छिड़क दिया। यह सब कथित तौर पर काले जादू को खत्म करने के लिए किया गया था। पद्मा की लाश को भी उसी बैकवर्ड में दफना दिया गया जहां रोशनी की लाश को दफनाया गया था। सैफी का कबूलनामा कैसे हुआ बताते हैं आपको। जब सिल्वराज ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां पे दर्ज कराई तो पुलिस की जांच सैफी तक पहुंच गई। सैफी ने भागने की कोशिश की और उसके कबूलनामे ने सारा राज खोल दिया। उसने बताया कि वो अकेला नहीं था, भागवत और लैला भी उसके साथ थे। पुलिस ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार किया, अपना डंडा चलाया और उन्होंने सब उगल दिया। जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। सैफी के खिलाफ पहले से एक यौन शोषण का केस वहां पे दर्ज था जिसमें उसने एक 75 साल की बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया था। उसे उस केस में जमानत पहले मिल चुकी थी जिसने उसे और अपराध करने की हिम्मत भी दे दी। क्या करें, कानून ही ऐसा है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। हैरानी की बात यह है कि ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। कानून ही ऐसा है। सैफी और भागवत और लैला को अभी तक सजा नहीं मिली है। पीड़ितों के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। ये सोसाइटी जो इन दिनों डॉक्टर्स को एक आदर्श कपल मानती है, आज भी सदमे में है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा ये कैसे हो सकता है। कोई पढ़ा लिखा इंसान डॉक्टर होने के बाद इस तरह की हरकत कोई कैसे कर सकता है। यहां पर आपको क्या सबक मिलता है? यह कहानी हमें एक डरावना सच बताती है, हमारी सोसाइटी का सच। हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो बाहर से तो बहुत नॉर्मल नजर आते हैं, सामान्य रिश्ते होते हैं, लेकिन उनके घर की चार दीवारी के पीछे क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। यह कहानी हमें सावधान रहने की चेतावनी देती है, सतर्क रहने की चेतावनी देती है। क्या आपकी सोसाइटी में भी कोई ऐसा सामान्य इंसान है जिसके पीछे कोई काला सच छुपा है? पता नहीं चलेगा क्योंकि चेहरे पे चेहरा लगा होता है। क्या ये कहानी आपको झकझोर कर रख गई? अगर हाँ तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर मैसेज करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे हमें हिम्मत मिलती है। मैं फिर मिलूंगा आपसे। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।